आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये हुआ, जब भी आप डिबेंचर इशू करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इट इज वेरी क्लियर व्हेन वी हैव टू रिपे इट। भाई तुम्हारा दोस्त कहता है कि भाई मुझे 2000 रुपए दे दे, है ना, छूटते पहले सवाल आता है भाई वापस कब करेगा। हम तो ऐसे ही करते थे, और जो बहुत क्लोज होते हैं वो तो फिर वापस लेने देने की बात ही नहीं होती है। लेकिन दोस्ती में जो दरार होती है पैसे से ही पड़ती है। एक दोस्त है वो ले जाया जाता, वापस करने की बात ही नहीं करता, तो फिर तो मन खट्टा हो जाता है ना। तो when we take money from someone, the first condition of borrowing is when we'll get the money back। और अगर वो कमर्शियल लेवल पे है तो इंटरेस्ट क्या होगा। तुम किसी बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंक को बोलते हो मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक कहता है ले जाओ, आपका अपना बैंक है, चाहे आपका खाता 50 साल पुराना क्यों ना हो। ठीक है, फिर वो ये बोलेगा वापस कब करना है, अरे जब मन आए तब दे देना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अरे लग जाएगा। ऐसा होता है क्या। आपके पेरेंट्स ने होम लोन लिया होगा, आपके पेरेंट्स ने कार लोन लिया होगा, क्या होम लोन कार लोन में क्लैरिटी नहीं होती है कि व्हेन इट इज टू बी पेड बैक एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। होता है नहीं होता, होता है, एब्सोल्युटली क्लैरिटी होती है उसमें। तो यही तो है किसमें, इशू ऑफ डिवेंचर्स में। इशू ऑफ डिवेंचर में यही होना है। क्या होना है कि डिवेंचर इशू करे जा रहे हैं और उनके रिपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है। अब अगर रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है तो एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल ये भी हो सकता है कि इशू के टाइम पे डिस्काउंट हो, इशू के टाइम पे प्रीमियम हो, और ये भी तो हो सकता है कि इशू के टाइम पे लॉस भी हो। अब हमें कैसे पता चलेगा लॉस है। सपोज 100 रुपए का डिवेंचर था, हमने 100 रुपए में इशू किया, और 3 साल बाद हमने बोला हम तुझे 120 रुपए वापस करेंगे, यानी कि रिडम्पशन इज एट प्रीमियम। अब 3 साल बाद हमें 20 रुपए का लॉस होगा होगा उसका पता हमें कब चल रहा है, आज पता चल रहा है। तो एज पर अक्रूवल उसे लॉस रिडम्पशन का बोलेंगे या लॉस इशू का बोलेंगे। रिडम्पशन का बोलेंगे, इशू का बोलेंगे। एक्रूवल प्रिंसिपल कहता है रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। तो 3 साल बाद जो हमें लॉस होना है उसका हमें आज ही पता चल जाता है। तो एज पर एक्रूवल एंड एज पर प्रूडेंस हम उसे आज ही लिख लेंगे, क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में डिबेंचर इशू होते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ हो जाता है। उसकी भी रूल्स लिखेंगे कैसे राइट ऑफ हो जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो जाता है, फिर अगर कुछ बच जाए तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होता है, कुछ भी ना बचे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होता है। और अगर कभी भूले भटके क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे दें तो उसका मतलब फ्री रिजर्व, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा करके चलता है। अब हुआ ये कि मैंने जब आपको क्वेश्चंस कराए तो मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक बच्चे बोला कि सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना है। सुनिए ध्यान से, सेक्शन 51, सेक्शन 51, सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 है। ये कहता है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनीज एक्ट 2013 का ये कहता है आपसे कि जब भी आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिलता है तो उसको कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना, रिजर्व शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 51 सब सेक्शन 1, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वो बताया था। तो ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जब भी आप शेयर इशू करते हैं और प्रीमियम पे इशू करते हैं, जो प्रीमियम होगा उसे जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। बात मान ली हमने, पर हमने तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व करके यूज करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। शेड्यूल 6 पार्ट 3 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल, उसके अंदर आएगा रिजर्व सरप्लस, और रिजर्व सरप्लस में एक हेडिंग बनेगी किसकी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की। यानी कि जब तक आप जर्नल एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से करेंगे, और जैसे बैलेंस शीट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। गॉट इट। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा, ड्यूरिंग द ईयर लॉस राइट ऑफ कर दिया, डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट राइट ऑफ कर दी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया, अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ कर दिया, है ना, ये होता चला जाएगा। और जो आखिर में हमारे पास बचेगा रिजर्व ही तो होगा वो। और बैलेंस शीट बनती है साल के आखिर में या फाइनेंशियल एक पर्टिकुलर क्वार्टर के एंड में, तो तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, रिजर्व बोल सकते हैं। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज करें या सिक्योरिटीज प्रीमियम करें, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट एज पर कंपनीज एक्ट। हाउएवर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में सिक्योरिटीज प्रीमियम चल रहा होता है
बट सीबीएसई ने अभी उसे अडॉप्ट नहीं करा है। जिस दिन सीबीएसई बोलती है कि भाई हाँ अब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम करेंगे, हो सकता है वो नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी में आ जाए। नहीं आता तो दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर करेक्ट चीज क्या होती है, आपके सामने क्लियर आ गई है ना। चलो, दिस पॉइंट इज ओके। आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा। अब आपके सामने हम लिख के चल रहे हैं एक फ्लो चार्ट, और हम देखेंगे उस फ्लो चार्ट को प्रैक्टिकली कि वो फ्लो चार्ट कितना फिजिबल है कितना फिजिबल नहीं है। जैसे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये ₹100 का डिवेंचर था। इसको मैं इशू कैसे कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। आई कैन इशू इट एट पार, ठीक है जी, यानी कि ₹100 का डिवेंचर 100 में इशू कर दिया। आई कैन इशू इट एट प्रीमियम, यानी ₹100 का डिवेंचर 120 में इशू कर दिया, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि ₹90 में इशू कर दिया, ऐसा कर दिया। अब इशू तो हो गया, अब इसका रिडम्पशन है, उसकी पॉसिबिलिटी 3 बनती है, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं क्या, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट पार। ₹100 का डिवेंचर 100 में इशू हुआ, जब उसकी पेमेंट वापस कर रहे हैं 3 साल 4 साल बाद, तो कितने में करनी है, ₹100 करना है। रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना, ₹120 से करना है, ये भी ठीक है जी। और रिडीमेबल एट डिस्काउंट, यानी कि जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसे ₹90 में वापस भी कर लें। तो अभी थोड़ी देर बाद जब फ्लो चार्ट बन जाएगा, हम टेस्ट करेंगे एक एक पॉसिबिलिटी को कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यहां चलते हैं, ये रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट देखें जरा कैसे कैसे रिडीमेबल है ये, एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। ₹100 का डिवेंचर 100 में रिडीम करा, ₹100 का डिवेंचर 120 में रिडीम करा, ₹100 का डिवेंचर कितने में करा, ₹90 में रिडीम करा। यहां भी रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट क्या, पार, पार पे रिडीम करा कितने का, ₹100 का। एट प्रीमियम कितना करा, ₹120 का। और एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ₹90 का। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने देर आर 9 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिडम्पशन, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ इशू, बट विद एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इशू वी हैव 3 पॉसिबिलिटी ऑफ रिडम्पशन। अब हम वेरीफाई करते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी चलती है या नहीं चलती है। और ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिवेंचर्स। आपके किसी ना किसी के सेट में ये क्वेश्चन 3 नंबर का दिखेगा, 3 नंबर का बिल्कुल दिखेगा। और सीयूटी में इसके क्वेश्चन आने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करें, लेट अस जज, लेट अस फाइंड आउट कि क्या ये एग्जिस्ट करेंगे कैसे नहीं करेंगे, फिजिबल है या नहीं है। सुनिए, ₹100 का डिवेंचर 100 में इशू किया, हमें सोचना है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ जगह पे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। भव्य, अगर आप इन्वेस्टर हैं, ₹100 का डिवेंचर आपको ₹100 मिल रहा है, और 3 साल बाद आपने मुझे ₹100 उधार दिए। मैंने कहा ठीक है जी, ₹100 के बदले में ₹100 का लोन एग्रीमेंट साइन करके दे दिया, और मैंने कहा भव्य 3 साल बाद मैं तुम्हें ₹100 वापस करूंगा, तो तुम मुझे लोन दोगी? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। क्या फायदा हुआ, 3 साल तक पैसा फंसा दिया और फिर कुछ ना मिले बदले में। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ऐसे डिवेंचर बिकते हैं। जानते हैं क्यों बिकते हैं? क्योंकि उन पर इंटरेस्ट होता है, कूपन रेट। 3 साल तक अगर आप डिवेंचर का नहीं वापस करोगे तो 3 साल तक आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, दैट्स अ बेनिफिट। और फिर मार्केट में इनके प्राइसेस क्या होते हैं, अब ये बिकते हैं ना, सिक्योरिटीज होती हैं, खरीदी बेची जाती हैं, लिस्टेड होती हैं ये, तो उनके बेचने से हो सकता है आपको पैसा मिल जाए ज्यादा। तो इसीलिए इस केस को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट नहीं करते। ये केस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एंड विल मेक इट केस नंबर 1। इसे केस नंबर 1 बोलेंगे हम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन ऑनलाइन, ऑथर इक्षिता या राघव, ठीक है। केस Yes, नंबर sir. 1, थोड़ा आगे चलते हैं आप। ₹100 का डिवेंचर 100 में,
इक्षिता, आपने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया, मैंने आपको क्या कर दिया, आपने आपने मैंने देखिए इक्षिता, मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगे, आपने मुझे 1,20,000 रुपए दे दिया, यस सर। है ना, 1,20,000 रुपए दे दिया। हम्म। नहीं, मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगे, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, और मैंने कहा इक्षिता डियर, मैं आपको 3 साल बाद 1,20,000 रुपए वापिस करूंगा, तो क्या आप मुझे पैसा उधार देंगी? हाँ। देगी। क्या फायदा है, रिडम्पशन पे मैं इसे 20% ज्यादा दे रहा हूं, दिस इज वन बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, इंटरेस्ट मिलेगा सारे तीनों साल। तीसरा बेनिफिट, प्राइस फ्लक्चुएट होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी बेनिफिट मिल सकता है। तो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल केस, ये केस भी चलता है, एंड विल टेल इट केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, तुम देखो सिया, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हो रहा है, 3 साल बाद मैं सामने इन्वेस्टर को बोल रहा हूं तुझे हम 90 रुपीज देंगे, इन्वेस्टर कहेगा माई बाप 50 रुपए दे दो, मेरा तो घर चल रहा है आपके, तो क्या इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा? भाई पैसा लोग अप्रिशिएट करने के लिए लगाते हैं या डिप्रिशिएट करने के लिए लगाते हैं? मतलब कितनी खतरनाक बात है कि 1 लाख रुपया किसी से लिया, 1 लाख का उसके नाम पर डॉक्यूमेंट बनाया, और 3 साल बाद बोला तुझे हम 90,000 देंगे, तो बेवकूफ थोड़ी है कोई, दामाद थोड़ी कोई तुम्हारा, ऐसा नहीं होगा, नहीं चलता। ये तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, जरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, कंपनी के लिए तो फायदा है, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में दिया, और 3 साल बाद 10 रुपए के प्रॉफिट में वापस किया, तो कंपनी के लिए तो एडवांटेज है। नाउ एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल, आपको आज पता चल रहा है कि 3 साल बाद आपके प्रॉफिट होने वाला है, और आप मुझे आज ही क्या बोल के बुक कर रहे हो, प्रॉफिट बोल के बुक कर रहे हो, और जैसे प्रॉफिट बोल के बुक कर रहे हो, आप प्रूडेंस प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हो। प्रूडेंस क्या कहता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो एज पर एक्रूअल हम इसे रिकॉर्ड भले ही कर लें, लेकिन एज पर प्रूडेंस हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी कभी भी 3 साल पहले वो प्रॉफिट जो 3 साल बाद होने वाला है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऐसा करते प्रूडेंस वायलेट हो जाता है। तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हुए भी ये केस एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले तो इन्वेस्टर ही नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी गया, मुर्गा फंस भी गया, तो कंपनी के प्रूडेंस प्रिंसिपल को क्या कर देगा, वायलेट कर देगा। सो दिस केस इज नॉट एग्जिस्टिंग, इसे नहीं पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम चलेंगे, लेकिन रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं चलेगी, क्योंकि स्टील एंट्री करते समय कंपनी को हो जाएगा प्रॉफिट, और 3 साल पहले प्रॉफिट को लिखना हैज अ प्रूडेंस के अगेंस्ट है। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर 120 में खरीदा। भाई मुझे ये बताओ कि कोई व्यक्ति आपके 100 रुपए के डिबेंचर को 120 में क्यों खरीदेगा, क्यों खरीदेगा? आप 10 रुपए का जोमेटो का शेयर 320 रुपए में क्यों खरीदे भाई, किस उम्मीद में खरीदा? LIC का IPO आया था, 10 रुपए का शेयर शायद 250 या 260 रुपए में गया था, क्यों 250% प्रीमियम पे गया? बताओ तो जरा, क्या उम्मीद रही होगी? ऑनलाइन में कोई बताइए मुझे। कि सर और ज्यादा रिटर्न्स आएंगे। हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो हम उसे बेच देंगे, और शेयर इशू पे आपको क्या मिलता है, डिविडेंड में मिलता है, ठीक है, इसीलिए आप प्रीमियम पे लेते हैं। तो प्रीमियम पे लेने का मतलब है कि आप उस डिबेंचर या उस शेयर की वैल्यू में फ्यूचर में इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में तो कोई 100 का 150 में ले तो भी आप ले लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है इसकी वैल्यू तो बढ़नी है, ठीक है जी। और रिडम्पशन में आपको कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है, तो रिडम्पशन तक इंतजार कौन करेगा, हम तो जैसी वैल्यू बढ़ेगी बेच देंगे उसे। तो दिस केस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। कौन सा केस है यहाँ पर, देखिए आपका केस नंबर 3, दिस केस इज एक्सेप्टेबल, दिस केस इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम, 100 रुपए का डिबेंचर 120 में इशू हुआ, रिडम्पशन पार में हुआ, चलेगा, चलेगा ये, ठीक है। अच्छा, और इसको थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं, इसका रिडम्पशन 130 रुपए में कर रहा हूं मैं। सुनो भाई, 100 रुपए का डिबेंचर 120 में गया, ठीक है, रिडम्पशन में 130 दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर तो खरीदेगा उसको, उसके लिए तो बढ़िया है, पहले ही उसकी वैल्यू इन्फ्लेटेड है, इसके मतलब मार्केट में आगे जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, रिडम्पशन पे आपको 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो नॉट अ बैड सिचुएशन, भाई आपके लिए महंगा तो नहीं पड़ा ना, रिडम्पशन में तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो दिस केस विल ऑल्सो एग्जिस्ट, केस नंबर 4 ये एग्जिस्ट करेगा। अब सुनो यार, 100 रुपए का डिवेंचर 120 में खरीद रहा है कोई व्यक्ति, और 3 साल बाद 90 रुपीज ले रहा है, मतलब खरीदते समय भी महंगा
और बेचते समय नुकसान, कौन आएगा बताओ आपके पास? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हो तुम मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो, ठीक है, और मैं तुमसे क्या कर रहा हूं, या मैं सपोज तुम इन्वेस्टर हो और मैं कंपनी हूं, मैंने कहा तुम्हें मैं 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट दूंगा, लेकिन तुमसे 1 लाख 20 रुपए, 1 लाख 20 हजार रुपए लूंगा, तो पहले तुम्हारा नुकसान कर दिया ना मैंने 20 हजार का। मुझे 1 लाख 20 हजार लेना था, मुझे 1 लाख 20 हजार का सर्टिफिकेट देना था ना आपको। मैंने क्या करा, 1 लाख 20 हजार रुपए लिए और 1 लाख का सर्टिफिकेट दिया आपसे, 20 हजार का तो मैंने वहां चोट पहुंचाई आपको। फिर मैंने कहा 3 साल बाद आपको मैं 90,000 वापस करूंगा, 10 हजार का नुकसान और पहुंचा रहा हूं आपको। कौन होगा ऐसा इन्वेस्टर? बाई चांस कोई इन्वेस्टर फंस भी जाए तो क्या आप रिडम्पशन के टाइम पे होने वाले प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड कर पाएंगे प्रूडेंस को वायलेट करके? नहीं कर पाएंगे, तो दिस केस इज ऑल्सो गॉन, ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 केस आउट ऑफ 6, 4 केस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर आप इश्यू कर रहे हैं 90 में, सस्ता बेच रहे हो, खरीद लेंगे लोग, क्या बुराई है? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे 90,000 रुपीज लिए और आपको 1 लाख रुपए का लोन डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि मैं आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कितना ले रहा हूं, एक्चुअली 90,000 ले रहा हूं। ऐसा करके ये पाकिस्तान के साथ होता है, हमारे देश के साथ भी होता था। वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेते थे, मान लो मैंने 200 बिलियन डॉलर का, या मान लो 5 बिलियन डॉलर का लोन ले लिया, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता था, 2 बिलियन डॉलर पुराना हमारा काट लेता था इंटरेस्ट के साथ, और 3 बिलियन डॉलर हमें देता था और साइन 5 बिलियन डॉलर पे करवा देता था। हम उस सर्कल से तो बाहर निकल गए, पाकिस्तान अटका पड़ा है अभी। जिस दिन वर्ल्ड बैंक, IMF पाकिस्तान को लोन देना बंद कर देगा, पाकिस्तान विल बी एन इंसॉल्वेंट स्टेट, ठीक है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, अभी 4-5 साल पहले, 6-7 साल पहले, ग्रीस एक कंट्री है यूरोप की, ग्रीस, इट वाज अबाउट टू गेट इंसॉल्वेंट, तो यूरोपियन यूनियन ने और IMF ने क्या करा, बेल आउट पैकेजेस किसे कहते हैं, मॉनेटरी सपोर्ट दिया और ग्रीस को इंसॉल्वेंट होने से बचाया। 1991 में जब हम इंसॉल्वेंट होने वाले थे, उस समय मेक्सिको इंसॉल्वेंट हो गया था, और आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट, आप समझते हैं इंसॉल्वेंट होना क्या कहलाता है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल शर्म होती है वो, और फिर आपकी जो रेटिंग होती है आपकी कंट्री की, वो बिगड़ जाती है आपकी, और मतलब बहुत परेशानी होती है, मतलब आपकी कंट्री एक विशेष सर्कल में। मेक्सिको अभी भी कहाँ है, आपने देखा होगा ना, पाब्लो एस्कोबार वगैरह वगैरह जो होते हैं, ये मेक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स होते हैं। तो मेक्सिको चलता है, मेक्सिको की इकोनॉमी किस पे चलती है, ड्रग्स पे, एक्सटॉर्शन पे, उसी पे चल रही है, ठीक है। और अमेरिका तो इतना परेशान है मेक्सिको से कि क्या कर रखा है, वो ट्रम्प बाबू ने क्या करा था, वो एक दीवार जैसे थी ना चाइना की वॉल, वो तक बना दी है, क्योंकि लोग इलीगल इमिग्रेंट करके मेक्सिको और US की जुड़ती हैं, कूद कूद के भाग जाते हैं वहां पर, तबाही फैलाते हैं। और पाब्लो एस्कोबार ने क्या करा था, पूरे US को नशेड़ी बना दिया था। सुनी होगी ना कहानी किसी ने उसकी, नेटफ्लिक्स पे, इट इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी, IMDb में उसके रेटिंग्स पे शायद 8.5 या 9 के करीब है। इतना इतना अमीर ड्रग लॉर्ड था कि एक बार उसकी बेटी को ठंड लगी, उसने कम से कम 30 मिलियन के डॉलर के नोट जला दिए बेटी को गर्मी देने के लिए, इतने के नोट जला दिए, ठीक है। उसके नोटों पर गड्डियां बांधने के लिए कम से कम 3 मिलियन के तो रबड़ बैंड आया करते थे, इतनी की कैश कलेक्शन होती थी उसकी। तो इलीगल ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और पूरी डॉक्यूमेंट्री है, पूरी डॉक्यूमेंट BBC ने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। ह्यूमन बीइंग्स को करियर बना दिया उसने, मतलब मेक्सिको की आधी जनता क्या थी, US जाती थी और अपने पेट में कोकेन वोकेन पता नहीं क्या क्या लेके चलती थी। पाब्लो Anyway, एस्कोबार। हाँ, पाब्लो एस्कोबार, नहीं सुना? हाँ हाँ। हाँ, देख लेना, आज रात को वही देखना सब, क्या इश्यू ऑफ डिवेंचर है। मम्मा को बोलना सर ने हमें क्या दिया था, एक क्रांतिकारी वीर युवा पुरुष के बारे में बताया था, पाब्लो एस्कोबार, हम उसके पद चिन्ह पर चलेंगे और हम OTT में से देख के खत्म करेंगे आज रात को। बहुत बड़ी सीरीज है वो, है ना राहुल? ठीक है, आइए देखते हैं। 90 रुपीज पे आप इश्यू कर रहे हैं, लोग खरीदेंगे इसे। आप रिडम्पशन पे 100 रुपए दे रहे हैं, लोग आपको देंगे, कोई परेशानी नहीं, सस्ता मिल रहा है और बराबर में जा रहा है, तो दिस केस इज एक्सेप्टेबल। नंबर 5, सबसे बढ़िया केस, आप जब शेयर डिवेंचर इश्यू कर रहे हो तो 90 रुपीज पे ले रहे हो और रिडम्पशन में आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है, भयंकर फायदा।
इशू करते समय 10 रुपए का फायदा, रिडम्पशन भी 30 का फायदा। दिस केस इज वेरी पॉपुलर, नंबर 6 चलेगा, बहुत आराम से चलेगा। और ये आप बोलेंगे ना 90 रुपीज का इशू किया और 90 रुपीज रिडम्पशन, आपके हिसाब से तो चलना चाहिए, है ना, लोग ले लेंगे, क्या परेशानी है, 90 का मिल रहा, 90 वापिस हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि रिडम्पशन पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट और लॉस किससे कंपेयर करते हैं? फेस वैल्यू से। तो 100 रुपए की चीज के बदले में अगर आपको फ्यूचर में 90 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में गेन हो गया ना, और गेन तो प्रूडेंस को वायलेट कर देगा। तो इसको हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। यानी कि आपने बड़े आराम से देख लिया कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट तो लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो बचा क्या? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब इन 6 में से 3 है बहुत इंपॉर्टेंट जो आएंगे एग्जाम में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का रैंक नंबर 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा वाला आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये रैंक नंबर 2 है। और ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट का तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब अगर मान लो किसी बंदे को पेपर बनाना है तो वो इन 3 को भरेगा, क्योंकि इन 3 को करने में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, बाकी तो आसान है। ये भी हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इनमें करने में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन दीज केसेस। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। और एक और चीज समझना, मैं आपको ये तो इशू की एंट्री कर रहे हैं, और हर केस में इशू के साथ साथ रिडम्पशन भी करा दूंगा। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिडम्पशन सीयूईटी में आएगा। और जितना मैं रिडम्पशन का कराऊंगा वो रिडम्पशन चैप्टर का करीब करीब 20 to 25% पार्ट होगा। तो आपको एग्जाम में वो एंट्री नहीं करनी है, नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, लेकिन आपको समझ लेना है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी इस चैप्टर के प्रति। ठीक है, तो केस नंबर 1 लिखिए अब आप फटाफट से। केस 1 क्या है भाई आपका? इशू डेट क्या है? केस 1 इशू डेट क्या है? पार। रिडीमेबल क्या है? रिडीमेबल एट पार। ये केस है। पहला केस डाल दीजिए, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। दिस केस यू हैव टू राइट ऐसा करके। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं बात? इक्षिता कुछ पता चल रहा है? डीसी Yes, इक्षिता, उन्नति, शुरू करें? तो लिखिए एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। अगर इतना हो गया तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इतना हो गया ऑर्डिनरी क्वेश्चन, फिर तो कुछ नहीं करना। लेकिन जब वो बोल दे क्या आगे, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 3 years, तो अभी क्या हो गया? इशू ऑफ डिबेंचर्स है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तभी इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू है। गॉट इट? तो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो सबसे पहले क्या काम कर लीजिए, 100 रुपीज FV मतलब फेस वैल्यू, एक लेफ्ट को एरो डालिए 100 रुपीज विच इज व्हाट इशू प्राइस, और एक राइट को एरो डालिए कितना 100 रुपीज विच इज रिडम्पशन वैल्यू। इसको सर्कल कर दीजिएगा। ये छोटी सी टेक्निक है, मतलब ऐसी हल्की फुल्की है, इससे क्वेश्चन को करते समय बहुत क्लैरिटी रहती है। मतलब जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रफ में कहीं पर ऐसा फिगर बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम इशू प्राइस का कंपेयर फेस वैल्यू से करेंगे, हम रिडम्पशन वैल्यू का कंपैरिजन फेस वैल्यू से करेंगे, हम इशू प्राइस का रिडम्पशन वैल्यू से कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे। दैट कंपैरिजन डोंट एग्जिस्ट, दैट कंपैरिजन इज इररेशनल। हमें कुछ भी कंपेयर करना है, देखो भाई, अगर मैं फेस वैल्यू का इशू प्राइस से कंपेयर करता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी? या तो फेस वैल्यू इशू प्राइस के बराबर होगी, क्या होगा? देखो पॉसिबिलिटीज देखिए कि फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, या मैं बोलूं क्या इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? एट पार कहलाएगा, एवरीबडी इज ओके। अगर हम बोले क्या
इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा बताइए मुझे? प्रीमियम। सीधी सी बात है, प्रीमियम कहलाएगा। और अगर मैं बोलूं इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा? एट डिस्काउंट। एवरीबॉडी ओके विद दिस? हाँ, ये नहीं करेंगे कि इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू कंपैरिजन। अब दूसरा देखिए, एक तो एक सेट ऑफ कंपैरिजन ये है। दूसरा देखिए, रिडम्पशन वैल्यू इज व्हाट? फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इशूड। इशूड, ये इशूड। और ये क्या कहलाएगा? रिडम्पशन। अगर आपका रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट पार। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अगर आपकी रिडम्पशन वैल्यू क्या है? ज्यादा है किससे? फेस वैल्यू से, तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट प्रीमियम कहलाएगा। रिडम्पशन एट प्रीमियम कहलाएगा। और रिडम्पशन वैल्यू फेस वैल्यू से कम तो केस ही एलिमिनेट कर दिया हमने, रिडम्पशन एट डिस्काउंट कहलाता, वो तो केस लेके नहीं चलेंगे। तो आप देख रहे हैं फेस वैल्यू और इशू प्राइस का कंपैरिजन लेके चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो इशू प्राइस को रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं, उससे गड़बड़ हो जाती है। आपको ऊपर ऊपर कंपैरिजन करना, आपको ये पैरेलल कंपैरिजन नहीं लेके चलना है। इस बात को दिमाग में बैठा के चलेंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां इस चैप्टर की खत्म हो जाएंगी और आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। बड़ा लोनली फील हो रहा होगा ना आज, आपके बच्चे दूर बैठे हैं आपसे, है ना? वरना अब तक तो स्क्रीन में पता नहीं क्या क्या देख रहे होते थे, बट दैट्स गुड, है ना लोग? अंदर से भर भर के एडजेक्टिव मेरे नाम के निकल रहे होंगे। चलो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करें। इसे नोट कर लीजिए पहले। पहली एंट्री बनेगी आपकी नंबर 1, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो आपके डिबेंचर्स कितने होंगे? 10,000 डिबेंचर्स हैं। हमेशा मल्टीप्लाई इशू प्राइस से करेंगे। इशू प्राइस कितना है? 100 रुपए का। 10 लाख, 10 लाख। क्या नरेशन लिखेंगे? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीट। पैसा एप्लीकेशन है लेकिन एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं, तो मैंने रीजन पिछली क्लासेस में बताया था आपको कि बिना अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है और वो इशू रिजेक्ट हो जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख से, ठीक है। और थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर अकाउंट दैट विल, ये हमेशा किससे? इनटू 100। ये हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है आपने। कितना? 10 लाख। इतना करने के बाद अब पूछिए अपने आप से 2 सवाल। क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्या फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है? नहीं है। आई कैन क्लोज द क्वेश्चन। आई कैन क्लोज द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा देखिए, 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। खत्म। कुछ बच्चे एक कंबाइन एंट्री बना देते हैं, बैंक डेबिट टू 10% डिबेंचर, उसको आधा नंबर मिलेगा। पहले पैसा मिलना है फिर उसे एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं करेंगे, 2 एंट्री करेंगे तब काम खत्म होगा। ये तो काम खत्म हो गया। चलो लगे हाथ, अगर रिडम्पशन होता तो क्या होता? रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट होती तो क्या होती? आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये लिख रहा हूं मैं क्या? रिडम्पशन। और मैं आपके लिए लिख रहा हूं बड़ा बड़ा यहां पर, क्या? आउट ऑफ सिलेबस फॉर सीबीएसई 12th। आपके सिलेबस में नहीं है 12th के, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहली एंट्री बनती क्या? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू फेस वैल्यू। जब भी परसेंटेज डिबेंचर, जब भी शेयर कैपिटल शब्द यूज करेंगे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे? 100 से करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी 10 लाख। और टू टू बैंक कर देंगे? बिल्कुल नहीं, टू डिबेंचर होल्डर करेंगे। क्या करेंगे? टू डिबेंचर होल्डर। आपकी एक लायबिलिटी कम हुई और टेम्परेरी डिबेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी अराइज हुई। टू
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख का, और क्या बोलेंगे 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए ड्यू है, ये एंट्री बनती है पहली। और दूसरी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, अब आप लिख सकते हैं क्या, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का लिख देंगे आप यहाँ पर 10 लाख और 10 लाख, और क्या लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। अब जरा इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है, परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक। जब इशू किया था तो क्या एंट्री आई थी, परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ऐसा करके वन फर्स्ट केस इज डन। ये दोनों एंट्रियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको एग्जाम में सिर्फ इशू की एंट्री करनी है, रिडम्पशन की एंट्री आपसे पूछेंगे नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है। अरे वो इशू के टाइम में आपको पता चल रहा है कि रिडम्पशन में कितना देना है, तो वो सिलेबस का पार्ट है, लेकिन प्योर क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है सिलेबस में, पूरा चैप्टर अलग है, वो नहीं है सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है, सीयूटी में है। ठीक, और चलते हैं आगे। चलें, एक चैप्टर जो सीयूटी का है ना आपका, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इसको करने में 1 महीना लगता है पूरा। इतना वास्ट है चैप्टर दोनों, ये इतने वास्ट हैं, और वो अगर किसी ने पढ़ा है ढंग से तो, वरना फिर कचरा कूड़ा। एनपीओ एक ऐसा चैप्टर था क्लास 12 का जिसमें बहुत गलतियां करते थे लोग, और कभी कोई क्लैरिटी नहीं आती थी। ठीक है, और एनपीओ के जो नोट्स मेरे पास है ना, करीब करीब 21 पेज के नोट्स हैं, 21 पेजेस के नोट्स प्रिंटेड। सबसे ज्यादा जो मोटे नोट्स हैं वो एनपीओ के हैं। क्या करें, हाँ अच्छा, केस 2, केस 2 क्या लिखा, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये केस है हमारा, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, दिस इज द सेकंड केस। यही तो बोला था हमने सेकंड केस में, इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। आइए देखें कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of ₹200 each at par, on 01/04/2020, full stop. These debentures are due for redemption on 31st March 2024 at 20% प्रीमियम। ये कहानी है। इशू तो कितने में कर रहे हैं, 200 रुपए में, लेकिन रिडम्पशन कितने में करेंगे, ज्यादा में करेंगे। रिडम्पशन कितने में करेंगे, हायर वैल्यू पे करेंगे। तो आइए देखिए कैसे करना है इसको, ध्यान से देखेंगे। 200 रुपए का डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू 200 रुपया इशू प्राइस, नीचे राइट हैंड साइड पे रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 240। 20% प्रीमियम का मतलब होता है अच्छा सुनो, ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट है ये फेस वैल्यू पे होगा, फेस वैल्यू, इशू प्राइस पे नहीं होता, फेस वैल्यू पे होता है। ये हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, उसका सॉल्व करते हैं इसको, करें सॉल्व। ठीक है, चलिए देखिए क्या होने वाला है। अच्छा, ये आपको मालूम है कि डिबेंचर्स जो होते हैं ना, उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, बताइए। लायबिलिटी साइड के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप शो करते हैं डैश डिबेंचर्स डैश 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, बस खत्म, इतना कर लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके उसको लिखते हैं। आइए, और सो पहली एंट्री बनेगी आपकी 2020 अप्रैल 1 को,
बैंक डेबिट 10,000 डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस विच इज 200, 20 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 10,000 इंटू 200, 20 लाख से कर रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख। और क्या लिख दिया? डिबेंचर एप्लीकेशन 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अप्रैल 1 को ही। ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 20 लाख। थोड़ा स्पेस देके 2 10% डिबेंचर अकाउंट, जो कि होगा कितना? 10,000 इंटू 200, हमेशा फेस वैल्यू से होगा, विच विल बी ऑफ 20 लाख। ये हमारे पास एंट्री स्केलेटन एंट्री बनी हमारे पास। पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है जी? नहीं, कुछ नहीं है, काम आसान है। फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है जी? है जी। क्या फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू बराबर है? नहीं। रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन व्हाट? फेस वैल्यू। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं? गलत, इसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कब होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम और कब होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसको देख लीजिए। अगर इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तब होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तब होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तब हम उसको बोलते हैं क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इज इट क्लियर? इज इट ओके? अब बताइए कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पर? कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है बताइए? हाँ, ये वाली हो रही है ना? हो रही है तो क्लियर है, पता चल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शब्द कब यूज होगा और प्रीमियम रिडम्पशन कब यूज होगा। क्लियरिटी है? वही लोगों को समझ में नहीं आता है भाई। बोर्ड का पेपर चेक कर रहे होते ना, 80% बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को गलत करता है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या चीज है और ये प्रीमियम रिडम्पशन क्या चीज है। रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा होगी फेस वैल्यू से तब है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड दैट विल अट्रैक्ट अ लॉस। लेकिन अगर इशू प्राइस ज्यादा है उससे तब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। इसको बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं, लॉजिक है। ठीक, तो यहां लिखेंगे ट्रू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का प्रीमियम भाई? 10,000 इंटू कितने का प्रीमियम दिख रहा है? ये 40 रुपए का। तो क्या करूंगा मैं? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए ये आपके लिए एक लायबिलिटी है जो कि आपको फ्यूचर में पे करनी है, जो आपने आज ही प्रोवाइड कर दी। और आज आपको इस लायबिलिटी की वजह से क्या हो गया? आप लॉस। तो ऊपर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख से, ऐसे। इज इट ओके? इज इट ओके? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की वजह से लॉस नहीं होता, वो तो हमारे लिए कैपिटल गेन है। ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल लॉस है। और ये इसके नरेशन लिखेंगे क्या? वही 10,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, ऐसा कर देते हैं। दिस यू हैव टू डू, दिस यू हैव टू डू। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये लॉस की वजह से हमें एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब कानून क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि अगर डिबेंचर को इश्यू करते समय कोई डिस्काउंट या कोई लॉस हो जाए तो उस डिस्काउंट और उस लॉस को उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। उसको राइट ऑफ करने की पॉसिबिलिटीज हैं। पहले आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, शायद पिछली क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा
अबे कैपिटल रिजर्व, हाँ, और फिर नहीं कुछ हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मार्च 31 को 2021 को क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने का, 4 लाख का और 4 लाख का, और क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज written off, loss on issue of 10% debenture is written off, खत्म हो गया लॉस। खत्म कर दिया इसको, राइट ऑफ कर दिया, ठीक है जी, राइट ऑफ हो चुका लॉस तो हमारा। और अब अगर मुझे रिडम्पशन करना पड़ता 3 साल बाद तो कैसे करता, सिलेबस में नहीं है, सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे करते देखिए जरा, ये हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं इसको यहाँ से, देखिए ऑनलाइन हटा दूं इसको, ये पोर्शन हटा दें यहाँ से, देखिए कैसा करते हैं आप, देखिए इधर 3 साल बाद, यानी कब से, कब क्या डेट बोली थी उसने यहाँ पर, 31 मार्च 2024, मार्च 31। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर जरा समझिए, अगर हम आज बैलेंस शीट बनाते तो क्या होता, ये जो है 10% डिवेंचर, ये कहां शो होता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी तो लायबिलिटी है, ये कहां शो होता, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, कहां शो होता है ये, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है, और जिस साल उनका रिडम्पशन होना है उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसे कहां शो करते, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, वो डिवेंचर और उसका प्रीमियम दोनों अदर करंट लायबिलिटी में आता। हमने बताया था ना कि डिवेंचर अदर करंट लायबिलिटी में कब जाता है, व्हेन इट इज ड्यू फॉर रिडम्पशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डिवेंचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग कब होता है, जब वो 1 साल से कम के लिए क्या हो जाए, इश्यू हो जाए, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, व्हेन कैन डिवेंचर बी शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज, लिख लो नोट्स में लिख लो, when can debenture be shown under the head, when can debenture be shown under the current liabilities, तो आप लिखेंगे if debentures are to be redeemed in next financial year, if debentures are to be redeemed in next financial year, then debentures as well as premium on such debentures will be shown, then debentures as well as premium on redemption of such debentures, ये premium on redemption of such debentures will be shown under the heading other current liabilities, will be shown under the heading other current liabilities, ठीक है, in the current financial year, in the current financial year. Debentures and premium on redemption of such debentures will be shown under the heading other current liabilities in the current financial year. अगले साल रिडीम होने, जैसे मान लो ये 31 मार्च 2024 को रिडीम होने ना, 31 मार्च 2024 को रिडीम होने, तो 31 मार्च 23 को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये कहां शो होंगे, अदर करंट लायबिलिटीज। क्या चीज, हाँ, वो हमने वो कंपैरिजन नहीं किया था, ये वाला 200 का 200 और 200 का 240, ये कंपैरिजन, ये था फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू। जब हमने पहली एंट्री करी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, तो ऊपर भी 20 लाख नीचे भी 20 लाख आया, और पहला सवाल जिंदगी का कोई डिफरेंस था फेस वैल्यू इशू प्राइस में, नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, तो मेरे इट विल अट्रैक्ट प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर,
आज मुझे पता चल रहा है कि 3 साल बाद मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो मेरे लिए तो लॉस है ना आज का, एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। तो मैं लिखूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, उतनी वैल्यू का जितने का प्रीमियम था। हो गया खत्म, ठीक है। और फिर इस लॉस को फाइनेंशियल ईयर के एंड में राइट ऑफ भी कर दिया राइट ऑफ। आइए रिडम्पशन वाले साल पे चलते हैं। अब रिडम्पशन होगा तो कैसे होगा, देखिए रिडम्पशन 2024 मार्च 31, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हमेशा 10,000 इंटू 200 रुपया फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 20 लाख। और वो जो लायबिलिटी आपने क्रिएट करी थी 3 साल पहले, अब वो लायबिलिटी क्या होगी, खत्म होगी। क्या बोल के खत्म होगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 10,000 इंटू 40, कितने से 4 लाख से। और टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 24 लाख से। और क्या नरेशन बनेगी, 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। वादा तेरा वादा कितना देने का, 40 रुपए ज्यादा देने का, है ना पोजीशन पूरा करने में। अगर आप प्रीमियम अकाउंट न खोलते तो आज आपको 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता ना। और यही चीज कैश फ्लो में आती है। कैश फ्लो पढ़ा था माही शायद, कैश फ्लो किसने पढ़ा था मेरे साथ, और किसने पढ़ा था, तुमने पढ़ा था कैश फ्लो, याद है प्रीमियम और रिडम्पशन का ट्रीटमेंट क्या बोलते थे, इफ इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है या नहीं है बता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फाइनेंसिंग में लेके चलना है। और अगर ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं था तो उस साल के प्रॉफिट में से भी ऐड प्लस होता था और फाइनेंसिंग से माइनस होता था। अब समझ में आ रही चीज वाली। तो वो इतना बड़ा नोट्स, मैंने कहा था ना कि अभी समझाऊंगा शायद पहले नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो कैश फ्लो के अंदर एक बहुत ही खड़ूस टाइप की एडजस्टमेंट होती है प्रीमियम और रिडम्पशन की। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसका उसका तार यहां जुड़ा हुआ है। हमने क्या करा, इशू करते ही प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को प्रोवाइड कर दिया, और ये बैलेंस शीट में दिखता है। बैलेंस शीट में दिखता है तो एक ही जगह जाएगा फाइनेंसिंग बोल के, प्रॉफिट से तो निकला ही नहीं ना ये, ठीक है। और अगर हम प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट ना खोलते तो आज मैं यहां जो एंट्री करता उसमें प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट थोड़ी करता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट करता। तो क्या हो गया, करंट ईयर में ये मेरे प्रॉफिट से निकल कर गई है। कनिष्क मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, हाँ ये मैंने यहाँ कुछ बोला था अभी, है उल्टा, यहां से नहीं निकलेगा तो प्रॉफिट से निकलेगा, मैंने ये बोला था। और तुम चिंगम को चबाने में, उसको शहीद करने में इतने बिजी हो, किसके ख्याल में डूबा है भाई। तो ये जब मैं कैश फ्लो कराऊंगा तो इसका रेफरेंस लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मैंने प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट खोला तो मतलब मैंने उसे प्रोवाइड कर दिया, और फिर रिडम्पशन के टाइम में मुझे तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास ऑलरेडी एक क्रिएटेड, ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन टाइप की कैटेगरी, लेकिन दिखाते उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और डिबेंचर होल्डर अकाउंट 24 लाख से कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और अब जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्च 31 को हम लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना वापस करेंगे, 24 लाख वापस करेंगे, 24 लाख वापस करेंगे। और लिखेंगे क्या, 10% डिबेंचर होल्डर्स वर, या सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स वर पेड ऑफ, इनको पे कर दिया, ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए, जब हमने इशू किया था ना, जब हमने इशू किया था तो कंबाइंड एंट्री बनती थी, बैंक डेबिट, लॉस डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन, यही बनती थी एंट्री। लॉस को हमने उसी साल खत्म कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, बैंक बचा, परसेंटेज डिबेंचर बचा और प्रीमियम बचा। इस एंट्री को क्लोज करो, क्या दिखता है, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट और बैंक क्रेडिट। उस एंट्री का उल्टा हो गया ना। और लॉस प्रॉफिट से खत्म हो चुका है, उसी साल जिस साल इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब अपनी बुक खोलिए एक बार जरा, मैंने पिछली बार बुक दिखाई थी ना आपको, मैंने जब लॉस के बारे में बताया था, पेज नंबर शायद 9 पॉइंट किधर, कौन सा चैप्टर है, 9 या 10, क्या है ये, हाँ 10 है, हाँ
पेज नंबर 10.43 देखिए, अपने पेज नंबर 10.43 देखिए, देखिए 10.43 एक डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, सब लोग देखेंगे एक बार पेज नंबर 10.43 खोलकर। डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट विद द फेस वैल्यू। डिबेंचर अकाउंट को जब भी क्रेडिट करेंगे फेस वैल्यू से करेंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, एग्री करते हैं। पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन समझ में आ रही है, जनरल से समझ में आ रहा है ना, पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन है ये। और आगे क्या लिख रहे हैं, एंड दिस अकाउंट इज शोन अंडर द हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज एट द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। If the debentures are shown as long-term borrowing, when debentures are shown as short-term borrowing, premium redemption of debentures shown under the heading current liability, under the heading other current liabilities. ठीक है, लेकिन अगर डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखा है तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएगा। और अगर उन्हीं डिबेंचर को हम क्या करते हैं, रिडीम कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो इस फाइनेंशियल ईयर में वो डिबेंचर और उसका प्रीमियम दोनों किसका पार्ट बनेगा, अदर करंट लायबिलिटी का। ये मैंने आपको लिखवाया, क्लियर है। Or the amount of loss on issue of debenture will be debited to separate account, loss on issue of debenture account, which will be, it is a capital loss written either from securities premium reserve, statement of profit and loss in the year when debentures are allotted. ये हम पिछली बार भी समझ चुके थे, इस बार भी समझ चुके हैं। So this was the technical part, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। ये लीजिए, कौन सा केस था भाई ये? अच्छा, इस पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि यहां से तकलीफें होनी शुरू हो जाएंगी, यहां से। एनीबॉडी प्लीज बोलो, बताना है दोबारा से किसी को, पीछे से पुनवानी, इधर से डॉक्टर सानी, भव्या, हाँ मानसिमर। अंदर से अगर 1% भी आवाज आ रही है कि सिखा दो तो मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन डोंट हाइड। हाँ, इशिता, राघव, सिद्धांत, गौहर, डीसी, अथर या उन्नति, किसी को भी। हाँ ठीक है, बी ब्रेव। देखो हमने क्या किया, हमने ऐसा किया, ये तो सबको क्लियर है ना, यहां तक कहानी, यहां तक तो क्लियर है सबको। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टिल हियर और नॉट? यहां तक क्लियर है ये चीज या नहीं है, कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करते हैं, इस पर चलते हैं। इतना करने के बाद मुझे इस पे आना है। फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है नहीं, फेस वैल्यू इश्यू रिडम्पशन में डिफरेंस है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है किससे, तो इट विल अट्रैक्ट प्रीमियम और रिडम्पशन। मैं क्या लिखूंगा यहां पर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। कितना लिखूंगा, 10,000 इंटू 40, आई राइट 4 लाख। अब मुझे आज पता चल रहा है 3 साल बाद, 4 साल बाद मुझे 4 लाख किसी के देने हैं, तो मेरे लिए तो आज लॉस हो गया ना। तो इसीलिए मैं ऊपर क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 4 लाख का। ये लॉस उतना ही होगा जितना प्रीमियम है। प्रीमियम 3 का होता तो लॉस 3 का होता, प्रीमियम 2 का होता तो लॉस 2 का होता। ठीक है जी, उधर ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है क्या? अच्छा जी, अब ये क्रिएट हो गया लॉस। अब इस लॉस को फाइनेंशियल ईयर के एंड में राइट ऑफ कर दिया, बोला हुआ है जिस साल डिबेंचर अलॉट हो उस साल राइट ऑफ कर दो, और लॉस खत्म हो गया। अब आपके पास एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट में बैंक, परसेंटेज डिबेंचर एंड प्रीमियम और रिडम्पशन नाम की लायबिलिटी। तो जब मैं डिबेंचर का रिडम्पशन करने जाऊंगा, 10% डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म करूंगा, प्रीमियम और रिडम्पशन नाम की लायबिलिटी खत्म करूंगा, इन दोनों के बदले में डिबेंचर होल्डर नाम की लायबिलिटी क्रिएट करूंगा, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक बोलकर उसे भी पे ऑफ कर दूंगा। दैट्स माय क्वेश्चन। केस नंबर कौन सा था, 2 बताया था। तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट था, ये तीसरा लेस इंपॉर्टेंट। समझ रहे क्यों है तीसरा लेस इंपॉर्टेंट, इसीलिए था। ताकि ठीक है, कैन आई प्रोसीड फर्दर? अगला केस लिखिए, अगला केस, केस नंबर क्या है अब अगला? हाँ, केस 3 क्या कहता है, केस 3, हाँ, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। ये कहानी है। मतलब आपने इशू तो कर दिया महंगा,
रिडम्पशन कर दिया क्या बराबर वैल्यू पे। बोलना है कुछ? तुम लोग हाथ उठाते हो ना, ऐसे लगता है कुछ पूछने वाले हो। ठीक है, आइए लिखते हैं क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड issued 50,000 issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each at 20% premium, 500 each कर देते हैं at 20% premium, comma due for redemption at par after 3 years। ये क्वेश्चन है। इशू कितने में हो गया? 500 रुपए का डिवेंचर कितने में इशू हुआ? 20% प्रीमियम में इशू हुआ। रिडम्पशन पार पे हो रहा है। डाउट है? देखें कैसे। 500 रुपए फेस वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे इशू प्राइस कितना होगा बताओ? इशू प्राइस एवरीबॉडी इज ओके? अरे 500 का 20% कितना हुआ? 100 रुपया। तो 500 का डिवेंचर कितने में जाएगा? 600 रुपए में। डॉक्टर सानी, अच्छा इधर रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 500 ही है, सर्कल करके ऐसा करके करेंगे। और जरा देखो क्या है, क्या है? इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। इसे प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं बोलेंगे। ये फेस वैल्यू 500, इशू प्राइस कितना? 20% प्रीमियम मिला के 500 प्लस 20 मतलब 100, 600 रुपया। रिडम्पशन पे कितना? खत्म, मामला ठीक है। यहां तक ठीक है? ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? डीसी अथर्व? यस सर। डीसी आवाज नहीं सुना रहे हो तुम बिल्कुल भी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। कीप नोरिंग। डीसी, डीसी ने क्या करा है कि छोड़ दिया चालू करके कैमरा माइक और भाग गया। इक्षिता क्लियर हो रहा कुछ या अभी? सर आ रहा है समझ। अच्छा चलें शुरू करें। आइए पहली एंट्री, बैंक डेबिट दैट विल बी वर्थ व्हाट? 10,000 इंटू हमेशा इशू प्राइस 600 रुपए से 60 लाख रुपीस टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 60 लाख रुपीस से डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये एंट्री करेंगे। हाँ इशू प्राइस से होता है बेटा, फेस वैल्यू से कहां से हो गया? पैसा क्या नाम, पैसा इशू प्राइस से आएगा, फेस वैल्यू से थोड़ी आएगा। दूसरी एंट्री देखिए ध्यान से, दूसरी एंट्री अब देखिए, दूसरी एंट्री जब आप डिबेंचर इशू करोगे मार्केट में तो इशू प्राइस मिलेगी, फेस वैल्यू थोड़ी मिलेगी। जोमेटो ने 10 रुपए का शेयर 350 रुपए के प्रीमियम पे दिया तो क्या मिलेगा? फेस वैल्यू 10 रुपए मिलेगा। ए बाबा के नाम पे देते 10 रुपए। इशू प्राइस से होता है, इशू प्राइस। ये डाउट क्यों आ रहा है? ये डाउट क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है इशू प्राइस का डाउट? इशू प्राइस का मतलब ही है कि आपको पैसा मिलना है इशू प्राइस वाला। फेस वैल्यू तो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए है। डॉक्टर साहनी कुछ अलग लिखा है क्या किताब में? बता क्या लिखा है? हाँ हाँ, फेस वैल्यू तो परसेंटेज डिवेंचर के साथ लगनी है हमेशा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पर ये रहा कि हाँ ये रहा, डिवेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड विद नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। दिखाता हूँ कब, दिखाता हूँ कब, देखो यहाँ देखिए, वो इंटरप्रिटेशन की परेशानी है। देखिए ध्यान से, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विच इज व्हाट 60 लाख
थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर अकाउंट 10,000 डिबेंचर्स फेस वैल्यू, ये है वो एक्सप्रेशन। डिबेंचर अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, और तुम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की बात कर रहे हो, दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। तो जो आपकी पेज में लिखी हुई लाइन वो लिखा हुआ है डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, उसका मतलब ये है। तो जब भी मैं 10% 12% डिबेंचर लिखूंगा उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो इट विल बी 50 लाख। पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इश्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है 100 रुपए, ये ज्यादा है, तो इसको इट विल अट्रैक्ट अ टर्म टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिर्फ प्रीमियम लिखे, रिजर्व नहीं लिखते हैं। कितना? 10,000 इंटू 100, 10 लाख। क्या हो गया? ठीक है। और फिर कोई डिफरेंस है? कहां है डिफरेंस? कोई डिफरेंस? खत्म, क्वेश्चन खत्म है। तो क्या लिखेंगे? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, फिनिश, हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। मैं इसे कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? बैंक डेबिट 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही आएगा। 10% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां जाएगा? शेयर होल्डर फंड के अंदर जाएगा, रिजर्व सरप्लस के अंदर जाएगा। 10% डिबेंचर जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो। वो टाइम पता चलेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म ही मान के चलते हैं। अगर शेयर के बारे में कुछ ना बोला जाए तो उसकी वैल्यू 10 मान के चलते हैं, और अगर डिबेंचर के बारे में कुछ ना बोला जाए उसकी वैल्यू 100 रुपीज मान के चलते हैं। पहली बात। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस के अंदर और शेयर होल्डर फंड, तो इमीडिएट हेडिंग बनेगी रिजर्व सरप्लस, और मेन हेडिंग बनेगी क्या? शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर जाएगा ये, ध्यान रहेगा इतना। चलो, अगर इसका रिडम्पशन होता तो कैसे होता? रिडम्पशन होता तो, है ना, रिडम्पशन इफ एनी, ये सिलेबस में नहीं है रिडम्पशन, तो होता तो कैसे करते? कुछ सालों बाद पहली एंट्री 10% डिबेंचर, और सीधे ध्यान से सुनिए, डिबेंचर क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो, इट विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। बुक ने तो सिर्फ क्रेडिट बोला, मैं डेबिट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि डेबिट जो है इस चैप्टर के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, इसलिए बोला नहीं गया। तो जब भी हम 10% डिबेंचर डेबिट करेंगे हमेशा फेस वैल्यू से करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 500 से, सो आंसर आएगा 50 लाख रुपया। और अब मुझे बताइए, फेस रिडम्पशन में कोई चीज ज्यादा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना? 50 लाख से 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, फिनिश। नंबर 2, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख, 50 लाख। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, वो नरेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, फिनिश, खत्म, हो गया। कौन सा केस था? थर्ड, नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई टेक्निकल था ही नहीं। अब चलते हैं कौन से केस पर? कौन से केस पर? फोर्थ। इसे नोट करिए पहले फटाफट से, तब तक मैं फोर्थ की लाइनिंग लिख रहा हूं यहां पर। केस 4, क्या लिखेंगे केस 4 में? इशूड एट क्या? डिस्काउंट, कॉमा प्रीमियम। कहां से? अच्छा, प्रीमियम है भी। अच्छा, इशूड एट प्रीमियम भी चल रहा है, हाँ ठीक है। इशूड एट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, हाँ ये बढ़िया केस है। ये इंपॉर्टेंट नंबर 2 बताया था शायद, है ना? 3 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का ये वाला है। इसको करते हैं, डाउट है? ठीक है, चलिए आइए। ऑनलाइन वाले तैयार है इस पॉइंट के लिए? रेडी फॉर दिस? है? हाँ हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट तो सबसे लास्ट में आएगा।
चलो, एक्स लिमिटेड issued 20,000 10% debentures of rupees 300 each at 20% premium, comma, due for redemption at 30% premium आफ्टर 3 years। ये क्वेश्चन है। 3 साल के बाद उसका रिडम्पशन किसमें करने वाले हैं? 30% प्रीमियम पे करने वाले हैं, या 10% प्रीमियम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ऐसा करके। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अपना बाइफर्केशन कर लीजिए। क्या बाइफर्केशन? कि ये डिबेंचर कितने का था? 300 रुपए का था फेस वैल्यू। इशू प्राइस हो गया 360 रुपए ली। रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 390 रुपए। सर्कल कर देंगे उसको। सर्कल करने से थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। शुरू करा जाए? लिख रहे हो कहीं? पहली एंट्री, बैंक डेबिट 20,000, बता सी आसानी, फेस वैल्यू या इशू प्राइस? फेस वैल्यू या इशू प्राइस? क्या? इशू प्राइस 360 से, तो कितना हो जाएगा बताइए? 72 लाख। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 72 लाख। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 72 लाख। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या चीज है। थोड़ा स्पेस देके। 2 10% डिबेंचर, आपको बोला जब भी 10% डिबेंचर होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 30,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है? 300 रुपया, 20,000 शायद। 60 लाख रुपए से, 60 लाख रुपए से, यही तो होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जिंदगी का, क्या डिफरेंस है। इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। 2, हाँ जी, है, हाँ, क्या? बेटा च्युइंगम चबाना छोड़, जिनकी जब उन्होंने यही डाउट पूछा था मैंने क्लियर समझाया था। परसेंटेज डिबेंचर विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, चाहे इशू या रिडम्पशन। इशू में परसेंटेज डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू, रिडम्पशन में परसेंटेज डिबेंचर विल बी डेबिटेड विद द फेस वैल्यू। कहां से 390 आ गया यहां पर? अरे नहीं आया भाई। ओम नमः सभा चट्टाए, है ना, इसी को शरफ हो गया। अच्छा आता है हो, पहले कर रखा है। आइए देखें, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू कितने से करूंगा मैं? 60 से, 12 लाख। आई होप दिस इज फाइन। मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा बताइए? कर रहा है ना? डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है। दूसरा सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू रिडम्पशन डिफरेंस। हाँ जी है। रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, इट विल अट्रैक्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इट विल अट्रैक्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो क्या लिखूंगा? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन बोलेंगे इसको, प्रीमियम रिडम्पशन। ठीक है, कितने से? 20,000 इंटू
90 रुपीज से कितना हो जाएगा 18 लाख। और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा लॉस। 3 साल बाद हमें 18 लाख एक्स्ट्रा देना है। आज पता चल रहा है प्रूडेंस लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 18 लाख। हो गया खत्म। इसीलिए इसे सेकेंड इंपॉर्टेंट बोला था। क्या बोला था सेकेंड इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ ये 10,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड फिनिश। ये खत्म। ठीक है। अब क्योंकि आपके पास आ गया लॉस काय का रिडम्पशन, क्योंकि आपके पास आ गया लॉस तो ईयर एंड में उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस है ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे प्रीमियम बचा हुआ है, अभी अभी कमाया, पोटली में आंटी में रखने के लिए थोड़ी कमाया है, खर्च करेंगे उसको। अब ये गड़बड़ होती है यहां पर। प्रीमियम होते हुए भी बाहर उधार मांगने जाओगे? नहीं भाई नहीं। दिख रहे बोलो हम वो दिख नहीं रहा था, लैपटॉप खुला पड़ा था। ऐसा नहीं है। ये देखिए लैपटॉप नीचे है, ये पड़ा हुआ है भाई, ये पड़ा हुआ है। पहले इसमें से करेंगे पूरा, फिर बच जाएगा तो किसके पास जाएंगे कैपिटल रिजर्व भैया के पास जाएंगे, फिर बच जाएगा तो किसके पास स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस पापा के पास जाएंगे। ऐसा करेंगे। सो ईयर एंड में एंट्री क्या बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, है ना। हाँ अच्छा ये बताओ ईयर एंड में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होना चाहिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए, क्योंकि साल के आखिर में वो रिजर्व सरप्लस का पार्ट बन जाता है। तो डेबिट कितने का 12 लाख का। ऐसा करके अगर आप इसे ऐसा भी कर देंगे तो भी कोई लफड़ा नहीं है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसका रीजन ये बन सकता है कि आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोला था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैंसिल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अगर आपके पास सुन अगर आपके पास पुराना रिजर्व पड़ा होता तो मैं वैसा कर सकता था। तो ठीक है ऐसा कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से 6 लाख से। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट 18 लाख। और क्या बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म। क्वेश्चन यहां खत्म हुआ। अब डिवेंचर जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, प्रीमियम और रिडम्पशन जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर अगर बैलेंस शीट पूछी जाए तो। बैंक जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां जाएगा रिजर्व सरप्लस के अंदर। यही तो। अच्छा अब रिडम्पशन करते तो क्या होता देखिए। रिडम्पशन करते हैं तो मेरी पहली एंट्री क्या बनती है 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कनेश डिवेंचर अकाउंट 20,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है 300 रुपया। ऐसे परसेंटेज डिवेंचर क्रेडिट होगा फेस वैल्यू के साथ, डेबिट भी होगा फेस वैल्यू के साथ। कितना 60 लाख रुपल्ली के साथ। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने से होगा 20,000 इंटू कितने से होगा भाई बताइए। व्हाट इज द रिडम्पशन 90 रुपीज। वो देखो ये रहा 90 रुपीज। वादा तेरा वादा 90 रुपीज एक्स्ट्रा देने का वादा 30%, तो कितना हो जाएगा ये 18 लाख। 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 78 लाख से। और क्या बोलेंगे 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन।
और नंबर 2 क्या होना चाहिए? अब वादा तेरा वादा पूरा करना। क्या करना? क्या पूरा करना? डिबेंचर होल्डर को पे कर देना। तो क्या एंट्री बनेगी? टू बैंक 78 lakh 78 lakh डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ। इस तरह से ये था सेकंड इंपॉर्टेंट केस, है ना। और सेकंड इंपॉर्टेंट केस आप जान रहे हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आता है। तो लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि किसको प्रीमियम बोल रहा है और किसको प्रीमियम और रिडम्पशन बोलना है। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। आप लोग तो क्लियर हो? आप लोगों को तो समझ में आई बात, है ना? थोड़ा थोड़ा आ गया। इधर से डॉक्टर माई, इक्षिता, गुनीत बोलेंगे, पता चल रहा है कुछ? Yes. बेटा मुंह धो के आ जाओ, जाओ। होता है, हो गया। नोट कर लो फटाफट से, इसको नोट कर लो। बाकी के दोनों केसेस भी निपटा लेते हैं। कर लेते हैं। क्या कहते हैं मनसिमर? कितने बजे हैं? तो 6 बज रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। अब आइए देखें, तो अगला केस क्या आपके पास? अब बस बोटेनिकल गार्डन के सामने या गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन, वहां मिलती है बस। देखो पता क्या होता है, एक तो तुम आते हो करीब करीब 10 मिनट लेट। ठीक है, एनीवे बहुत ज्यादा घुटनों पे जोर नहीं दे रहा मैं आपके, इसको यहीं पर अभी वाइंड अप कर रहे हैं। अपनी बुक के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसे करा, देखो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जो मैंने केस लिखा है उन्हीं को एक बार सॉल्व करिए। और अगली अगली क्लास में यू विल गेट अथाह होमवर्क, अथाह एन्यूमरस, खूब सारा होमवर्क मिलेगा आपको। ठीक है, और आने वाले संडे को हम आपका टेस्ट लेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का, है। रिडम्पशन चैप्टर ही अलग है भाई। ये वाली नहीं करनी होती, ये वाली नहीं करनी होती। जब ये तो आपको अपने नोट्स में लिख लिया, दैट्स फाइन, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं करना है। ठीक है, चलिए। मैंने बहुत टाइम दिया सबको संभलने का। इश्यू ऑफ शेयर्स कर लीजिए, नहीं करा आप लोगों ने। अब टेस्ट है, और वो चलो आसान वाला दूंगा इस बार, ठीक है? नहीं नहीं, चलिए।